नाज़रीन, कस्साम ब्रिगेड ने लेबनान से इसराइल पर हमले किए हैं और इसी के साथ हिजबुल्लाह ने भी अटैक्स किए हैं, यानी कुछ जॉइंट अटैक्स हुए हैं, फ़लस्तीन ने किए हैं। यानी गज़ा की हम बात नहीं कर रहे, लेबनान में जाकर फ़लस्तीनी जो फैक्शंस हैं उन्होंने अटैक्स किए हैं और 8200 यूनिट को निशाना बनाया है। कुछ दीगर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसी दरमियान नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि फ़लस्तीनी तंजीमों की आपस में मुलाकात हुई है और इसमें PLO के तहत एक फैसला कुन जंग लड़ने के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस पर मुतहद होने के लिए जो आगाज़ है वो रशिया से हुआ और फिर बीजिंग में मुलाकात हुई और बीजिंग डिक्लेरेशन वहाँ पर तय पाया जिस पर चाइना ने दस्तखत किए और इसके साथ ही चाइना इस तनाज़े का बरह रास्त एक प्लेयर, एक डायरेक्ट प्लेयर जो है वो बन गया। तो उस PLO के तहत मुतहद होने पर फैसला किया गया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त यूक्रेन पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर ईरान को काफ़ी धमकियां लगाई गई हैं। ईरान के खिलाफ नई सैंक्शंस, नई चार्जशीट इस पर बनाई गई है और ईरान का भी भरपूर जवाब इस हवाले से आया है। रशिया का भरपूर जवाब इस हवाले से आया है। अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और चाइना और रूस की जंगी मशकें हो रही हैं, ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं वो भी शेयर करेंगे। और अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, कैमला हारिस और ट्रंप आमने सामने हैं, वहाँ की जो सियासत है वो फ़लस्तीनी तनाज़े के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रही है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं। जो एक गैर मामूली अटैक हुआ है, फ़लस्तीन ने, कस्साम ब्रिगेड ने अटैक किया है और अटैक गजा से नहीं किया। यानी कस्साम ब्रिगेड तो गजा में ऑपरेट करता है ना, या वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेट करता है, लेकिन कस्साम ब्रिगेड ने आज अटैक लेबनान से किया है। एक फैक्शन हमास का लेबनान में भी ऑपरेट करता है और वहाँ से प्रिसाइज हमले करता रहता है, तो आज भी वहाँ से अटैक्स हुए हैं। ज़रा देखिए, दो हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। वी टारगेटेड द इजरायली ब्रिगेड्स मिलिट्री पोजीशंस, इट्स मेंटेनेंस सेंटर and the forces gathering there with a concentrated missile barrage consisting of 30 missiles। 30 मिसाइल फायर किए हैं और बहुत सारे जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया है, जिसमें आर्टिलरी की पोजीशन है, मेंटेनेंस सेंटर है और फोर्सेस की गैदरिंग्स हैं। इसके अलावा वी बॉम्ब्ड विद द साउथ ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ द enemies western brigade 300 in खिरबत मार in western Galilee north of the occupied Palestine। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को और बाकी जो उनकी पोजीशंस हैं और खिरबत मार बेस जो है उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। तो ये एक प्रिसाइज और ज़बरदस्त हमला कस्साम ब्रिगेड ने लेबनान से किया है। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ़लस्तीन की जो मज़ाहमत है, जो उसका एक नया दौर है, जो यासिर अरफात के बाद से अगर हम देखें तो उसका आगाज़ भी लेबनान से ही हुआ था। लेबनान में ये सारा ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए और जब वहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस को ट्रेनिंग दी जाती थी। इवन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ऐसा गढ़ हुआ करता था, यानी कि ये ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया था रेजिस्टेंस के लिए कि यासिर अरफात के बकौल के जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया उसके लिए भी जो ट्रेनिंग थी वो यहाँ पर, यानी वहाँ पर रेजिस्ट करने वालों की ट्रेनिंग भी यहाँ सदरन लेबनान के अंदर की जाती थी, जहाँ पर हिजबुल्लाह फिर बाद में परवान चढ़ी। लेकिन ये तो बल्कि इस हद तक मशहूर था कि ग्लोबली जिसने भी ट्रेनिंग हासिल करना होती थी, यानी उस वक्त आपको याद है कि ये जहाज यहाँ पर हो रहा था अफगानिस्तान में, उसके बाद फिर बाकी ग्लोबली भी ये सारा आगे सिलसिला बढ़ा, तो उसके लिए भी जो ट्रेनिंग चाहिए होती थी वो जनाब यहाँ पर आकर हो जाती थी। मतलब दुनिया भर के लिए ये ऑफर थी। मुसलमान यहाँ पर आते थे और ट्रेनिंग करते थे और रेजिस्ट करते थे, फिर जहाँ जहाँ जिस भी मुल्क में उन्होंने जाना था। तो हमास की एक फैक्शन वहाँ पर भी अब दोबारा से एक्टिव हो रही है। मतलब हिजबुल्लाह तो कर ही रही रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन हमास का फैक्शन वहाँ पर और दीगर तंजीमें वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। तो ये एक गैर मामूली मतलब है हमले और इसके पीछे एक पूरी तारीख है। अच्छा, आगे नज़ीर चलते हैं। तो हिजबुल्लाह ने जो ताज़ा तरीन हमले किए हैं, ज़रा देखिए। आवर फाइटर्स टारगेटेड द इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस बटालियन 8200 इन द मेटाड बैरक्स विद अ रॉकेट साल्वो। 8200 यूनिट जो सबसे एक अहम तरीन इनका मिलिट्री यूनिट है, इंटेलिजेंस का यूनिट है, जो तिल अवीव के साथ बेस को निशाना बनाया गया था, जो बाद में कंफर्म हुआ और फिर उसके हेड को रिजाइन करना पड़ा, ये वो है। फिर इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 14 फायर फाइटिंग टीम्स विद द सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट
are fighting fire in the upper Galilee following the launch of rockets from the South Lebanon. इतने बड़े अटैक्स किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, और जो कस्साम ब्रिगेड ने किए हैं कि 14 फायर फाइटिंग टीम्स और फिर साथ उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, वो मिलकर इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। कितने बड़े स्केल के ऊपर आग लगी होगी कि 14 फायर फाइटिंग टीम्स उसमें काम कर रही हैं और साथ एयरक्राफ्ट भी उसमें हिस्सा ले रहा है। तो ये हिजबुल्लाह के हमलों की दो हेडलाइंस हमने आपके सामने रखी। इसी दरमियान नाज़रीन जो तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है वो PLO से मुताल्लिक है। ये PLO वही है जो यासर अरफात ने बनाई, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये PLO वही है जिसके तहत बुनियादी तौर पर रेजिस्टेंस हुआ करती थी, यानी फ़लस्तीनियों की जो रेजिस्टेंस थी उसका एक ही प्लेटफॉर्म था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बाद में फिर बहुत सारी तंजीमें बनती गईं, जैसे ओस्लो अकॉर्ड हुआ, उससे इख्तलाफात की वजह से हमास बनी, इस तरह मुख्तलिफ तंजीमें तकसीम होती चली गईं। लेकिन अब दोबारा से PLO पर इकट्ठा होने का फैसला किया गया। इस जंग का नाज़रीन जो सबसे एक बड़ी आप समझ लें कि फतह हासिल हुई है या कामयाबी, वो ये है कि फ़लस्तीनी भी इकट्ठे हुए हैं और जो इस्लामी दुनिया है उसने भी सोचा है कि इत्तेहाद ही उनके लिए आज वक्त की ज़रूरत है। जो मुख्तलिफ हालात की वजह से इस्लामी दुनिया भी तकसीम हो गई थी और फिर फ़लस्तीनी भी आपस में तकसीम थे, तो दोनों सतहों के ऊपर यह फैसला किया गया है कि हमें मुत्तहिद होना होगा। दोनों के अंदर यानी इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के अंदर और फ़लस्तीनियों के इत्तेहाद के अंदर रूस और चीन का अहम तरीन किरदार है। अब फ़लस्तीनी तंजीमों को इकट्ठा करने का जो आगाज़ है वो प्यूटन ने किया, उसके बाद फिर वो बीजिंग में हुआ, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, और आपको तारीख भी पता है कि जैसे ये सारी तंजीमें वहाँ पर गई और बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ। तो अब नाज़रीन अहम तरीन मुलाकात हुई है पिछले 72 घंटों के वाक़यात के ऊपर, और जो अल-मवासी के ऊपर अटैक हुआ है, जो वेस्ट बैंक में बढ़ते हुए हमले हैं, जो इजराइल की वाज़ेह इंटेंशंस हैं कि वो रुकने वाले नहीं और सीज़फायर होने वाला नहीं है, और एक हतमी जंग है, ये फ़लस्तीनियों की आखिरी लड़ाई है। तो तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक PLO के तहत, मतलब उसी फोरम के ऊपर रिवाइव कर रहे हैं वो कि सारी तंजीमें मिलकर लड़ेंगी इस फैसला कुन मार्के को। ज़रा देखिए, हमास एंड द डेमोक्रेटिक फ्रंट मीटिंग implementing the decision of the Beijing agreement and what preceded it is a necessary step to build the Palestinian political system and reform and develop the PLO। बीजिंग एग्रीमेंट के तहत इकट्ठा होने का फैसला किया गया है और पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई दोबारा से इख्तलाफात पैदा ना हो जाए। एक सिस्टम के तहत फैसले होंगे और उसके अलावा मतलब दोबारा से PLO को उसका पूरा जो ढांचा है उसको रिवाइव करने का फैसला हुआ है। बहुत अहम और खुश आइंद डेवलपमेंट है। इसी दरमियान एक और गैर मामूली मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई है जनाब कतर, मिस्र और हमास के दरमियान। अच्छा, अब नाज़रीन इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हमास ने यह वाज़े किया है दोनों के ऊपर कि हमारी पोजीशन सेम है, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, परमानेंट सीज फायर और परमानेंट विड्रॉल, कंप्लीट विड्रॉल, ये हमारा मुतालबा है, इससे हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर हम मिस्र और कतर के हवाले से भी देखें तो पिछले 10 दिनों में उन्होंने एक खासा स्टैंड लिया है कि उन्होंने वाज़े किया कि जो मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे उसकी वजह वाशिंगटन है और उसकी वजह इजराइल है, हमास नहीं है। ब्लिंकन हर बार इल्ज़ाम हमास के ऊपर लगाता था, इस बार भी लगा के गया, लेकिन उसके जाने के बाद कतर और मिस्र ने बयान जारी किया कि असल जिम्मेदार वाशिंगटन है कि वो इजराइल के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा और असल जिम्मेदार नेतन्याहू है, हमास की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तनाजुर में इस मुलाकात की जरा गैर मामूली अहमियत है। वैसे तो ये मुलाकातें मतलब कतर की और हमास की तो होती रहती हैं, मिस्र की भी होती रहती हैं, लेकिन अब जो कि तनाजुर बदला है और आप देख रहे हैं अरब लीग भी मुतहरिक हो रही है। अभी मिस्र में कल मीटिंग हुई अरब लीग की तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की, उधर जो गल्फ कौंसिल है वो भी एक्टिव हो रही है, इस्लामी दुनिया और मिडिल ईस्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तनाजुर में यानी आज थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल चुका है कि इससे पहले अरब कुछ और सोच रहे थे, आज उनको पता है कि एक मुकम्मल जंग होने जा रही है, उनको पता है कि उनका अपना सर्वाइवल दांव के ऊपर लग गया है। इन मुल्कों को अपने रिजीम के, अपने तख्त के खतरात इस वक्त पैदा हो गए हैं। तो इस तनाजुर में ये मीटिंग हो रही है, तो हमास ने अपनी चीज़ें कन्वे की हैं। अच्छा, अब नाज़रीन जो अगली खबर सामने आ रही है वो वेस्ट बैंक के हवाले से है और वेस्ट बैंक में एक बार फिर इजरायली फ़ौज दाखिल है और लड़ाई इस वक्त जारी है, बल्कि रीइंफोर्समेंट फोर्सेस वेस्ट बैंक के अंदर भेजी जा रही हैं। तुलकराम और जो नेबलस का इलाका है वहाँ पर अहम लड़ाई जारी है। जरा देखिए, वी आर इंगेज्ड इन द फिरस्ट क्लैशेस विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेस स्टॉर्मिंग द सिटी विद मशीन गन्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। जो इजरायली फोर्सेस आ रही हैं उनको एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ और मशीन गन्स के साथ सामना किया जा रहा है। पैलेस्टीनियन यूथ कन्फ्रंट्स ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन द विलेज ऑफ तल
साउथ ईस्ट ऑफ नेबलस इन द वेस्ट बैंक। जो फलस्तीनी यूथ है वो निकली हुई है और इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को पूरी तरह से रेजिस्ट कर रही है। उनके पास चाहे पत्थर हैं, चाहे उनके पास लाठियां हैं, चाहे उनके पास चाकू छुरियां हैं, उसके साथ भी फलस्तीनी यूथ निकली हुई है और इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस का सामना कर रही है। तो ये जज्बा हमें वेस्ट बैंक में नजर आ रहा है। ईरान का नाज़रीन बयान सामने आया है रिवेंज के हवाले से। दो बयानात आपके सामने रखेंगे। IRGC के कमांडर, पैलेस्टीनियन पीपल विल डेफिनेटली विन सून, बहुत जल्द फलस्तीनी फतह याब होंगे, एंड देयर एनिमीज विल टेस्ट रिवेंज फॉर देयर क्राइम्स, और जो फलस्तीन के दुश्मन हैं वो बहुत जल्द बदले का मजा चखेंगे। वी विल परसू यू, पुनिश यू एंड टेक रिवेंज ऑन यू, हम बहुत जल्द तुम तक आ पहुंचेंगे, तो तुमको सजा देंगे और तुमसे बदला लेंगे। ये ईरान बराह रास्त मैसेज दे रहा है इजराइल को कि बहुत जल्द हम तुम तक आ पहुंचेंगे, तुम्हें सजा देंगे और अपना बदला पूरा करेंगे। तो ये ईरान से दो खबरें सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन जरा चलते हैं अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है। ट्रंप और कैमला हैरिस आमने सामने हैं। ट्रंप भरपूर सपोर्टर इजराइल का और बड़ा ट्रिकी वो चल रहा है इस वक्त, बड़ा शातिर अंदाज के अंदर मुस्लिम वोट को भी घेरने की कोशिश कर रहा है और जाहिर बात ज्यूइश वोट तो उसके साथ है ही है। और ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि नेतन्याहू हर सूरत में ट्रंप को ही चाहता है और इनके अभी खुफिया राब्ते भी होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब सीज फायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि किसी सूरत सीज फायर नहीं करना, क्योंकि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अगर सीज फायर ना हुआ तो कैमला हैरिस के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है ख़ास तौर पर वो तो एक ही झंडे के ऊपर है और जो क्रिश्चियन अमेरिकन वोटर है वो भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो गया है, ना कि इजराइल के साथ। अब जरा ट्रंप का एक बयान देखिए कैमला हैरिस के हवाले से। कैमला हैरिस हेट्स इजराइल, इफ शी विंस द प्रेसिडेंसी देयर विल बी नो स्टेट ऑफ इजराइल। कैमला हैरिस जो है वो इजराइल के साथ नफरत करती है और अगर कैमला हैरिस जीत गई तो इजराइल बचने वाला नहीं है। वैसे मैं ये ज़रूर कह दूँ और बाकी दुनिया भी कह रही है कि इजराइल के बचने ना बचने का ताल्लुक वैसे कैमला हैरिस से नहीं है। इजराइल जो भी जीतेगा वो अपने अंजाम को पहुंचता हुआ सबको नजर आ रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि कैमला हैरिस, यानी फर्क है। देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक अमेरिकी तारीख में ये लड़ाई नहीं चली दो प्रेसिडेंट्स के दरमियान कि वो इजराइल का सपोर्टर है, वो दूसरा कहता है नहीं मैं ज्यादा इजराइल का सपोर्टर हूं। वैसे इस तरह तो अमेरिकी प्रेसिडेंसी में कभी नहीं हुआ, इस तरह तो इलेक्शंस में कभी नहीं हुआ कि वहां पर यह साबित करना पड़ेगा नहीं मैं ज्यादा सपोर्टर हूं, मैं ज्यादा सपोर्टर हूं। दोनों ही सपोर्टर होते हैं, तो इसलिए कोई बहस ही नहीं होती, इस पर कोई लड़ाई कभी नहीं हुई, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट आता है वो इजराइल का सपोर्टर ही होता है। लेकिन आज हो रही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कैमला हैरिस नफरत करती है। अच्छा, अब इसके ऊपर जरा बाइडेन का बयान देखिए। द किलिंग ऑफ द अमेरिकन सिटीजन इन द वेस्ट बैंक अपीयर्स टू हैव बीन एक्सीडेंटल। अब हम ये तजिया कर रहे हैं और इसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ट्रंप सही कह रहा है। अब बाइडेन ने जो अमेरिकन खातून वहां पर निशाना बनी तो उसके हवाले से बयान दिया है। अंदाजा करें बाइडेन का, कहता है ये हादसाती हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इजराइल ने जानबूझकर मारा हो। अभी तक इजराइल की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। वीडियो मौजूद है जिसमें जानबूझकर इजरायली सोल्जर मार रहा है, स्नाइपर मार रहा है और एक तारीख है इजरायली फौज की। लेकिन बाइडेन इन्वेस्टिगेशन से पहले ही, और फिर सारी तारीख आपके सामने है, कह रहा है ये तो हादसाती होगा, ये जानबूझकर नहीं किया इजराइल ने, ये बस गलती से हो गया। अच्छा, अब कैमला हैरिस का इस वाकये के ऊपर क्या बयान है। एक तो नाज़रीन कैमला हैरिस ने कहा कि इट विल नॉट गो अनपुनिश्ड, और हम हर सूरत में अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये दो अल्फाज कैमला हैरिस ने इस्तेमाल किए। उसने कहा कि यह हादसाती, और कैमला हैरिस कह रही है कि ये अनपुनिश्ड नहीं जाएगा और हर सूरत में इजराइल की अकाउंटेबिलिटी होगी। द किलिंग ऑफ अमेरिकन आयशा नूर इन द वेस्ट बैंक इज अनएक्सेप्टेबल and raises a legitimate question about the behavior of Israeli soldiers। काफी सख्त बातें कैमला हैरिस ने की हैं। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि कैमला हैरिस नफरत करती है या कैमला हैरिस क्या है, इजराइल से मुतालिक उसके नजरियात क्या हैं, लेकिन एक चीज हमें किसी नतीजे पर जरूर पहुंचाती है। वो ये है कि माजी में तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कोई लड़ाई रही नहीं, दोनों ही प्रेसिडेंट, दोनों ही पार्टियां इजराइल की सपोर्टर होती हैं। तो अगर यहां पर आज इजरायली लॉबी को ट्रंप चाहिए तो इसका मतलब यह वाज़ेह है कि कैमला वो नहीं करने वाली जो बाइडेन और ट्रंप कर रहे हैं। जो ट्रंप बाइडेन ने किया है और जो ट्रंप आकर करेगा, यह वाज़ेह है कि कैमला वो नहीं करने वाली इजराइल के लिए। वो कंप्रिहेंसिव शिफ्ट ला सकती है इजरायली पॉलिसी में, अमेरिकी पॉलिसी में टुवर्ड्स इजराइल, और इस जंग को ख़त्म करवा सकती है। ये बात ज़रूर ज़हन में रखें। ये मतलब चीज़ें ऐसी पैदा होती हुई हमें नज़र आ रही हैं।
100% ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسرائیلی لابی کا اتنا زور لگانا کہ نہیں ٹرمپ ہی ان کو چاہیے، تو یہ بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے، اور کیملا کے بیانات اتنے سخت اسرائیل کے حوالے سے یہ کافی معنی خیز ہے۔ اچھا بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران کے حوالے سے چارج شیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا کا ہر مسئلہ ایران کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ برطانیہ کا وزیر خارجہ اور امریکہ کے سیکٹری بلنکن صاحب وہ یوکرین پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے یعنی سیکٹری بلنکن برطانیہ گیا اور برطانیہ میں جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد اب یہ یوکرین پہنچ گئے۔ یوکرین میں پہنچ کر ان کی پھر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ساتھ یوکرینین آفیشلز موجود تھے۔ ایک بار پھر ایران کو جناب دھمکیاں لگائی گئی ہیں اور سینکشنز، ذرا دو بیانات دیکھیے۔ برٹش فارن سیکٹری: We imposed sanctions on Iranian and Russian figures involved in transferring weapons used against Ukraine. کہ ہم نے ایران اور رشیا کے اوپر مزید سینکشنز لگا دی ہیں۔ ایران سپورٹس رشیا بائی ایکسپورٹنگ بلسٹک میزائل ٹو اٹ اینڈ دس از اے ڈینجرس ایسکلیشن۔ یہ اسلحہ وغیرہ دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک اس نے کام کیا ہے اور اس کا نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ڈینجرس ایسکلیشن ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ اچھا آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہاں پر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ایران چونکہ روس کو ہتھیار دے رہا ہے تو ہم اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں آگے چل کر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ہم یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں، یعنی برطانیہ نے اناؤنس کیا کہ ہم F-16 کے طیارے کے مزید پارٹس اور $700 ملین کی مزید امداد کا اعلان کرتے ہیں۔ برٹش فارن سیکٹری: We are supplying Ukraine with spare parts for F-16 aircraft and will also supply it with armored vehicles by the end of the year. We have allocated more than $700 million to support Ukraine in its war against Russia. ٹھیک ہے جی، یہ جناب صورتحال ہے۔ اب مجھے بتائیے اس ہائپوکریسی کے ساتھ اور اس مطلب انجسٹس کے ساتھ دنیا کیسے چلے گی، دنیا کیسے قبول کرے گی؟ یعنی ایران کے اوپر چارج شیٹ یہ ہے کہ وہ رشیا کو اسلحہ دے رہا ہے۔ اچھا تم جو یوکرین کو اسلحہ دے وہ رائٹ ہے، اتنا hundreds of billions of dollars and hundreds of billions of euros، اور اسلحہ کو تو چھوڑ دینا وہ تو پتہ نہیں کتنا گیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ کون سا پیمانہ ہے جو ویسٹ نے رکھا ہوا ہے رائٹ اور رونگ کا؟ مطلب یہ دنیا کی اب سمجھ سے باہر ہو چکا ہے، دنیا تنگ آ چکی ہے، دنیا فیڈ اپ ہو چکی ہے کہ یہ انصاف کا کون سا پیمانہ ہے کہ تم یوکرین کو اسلحہ دو تو رائٹ، تم اسرائیل کو اسلحہ دو جو ڈائریکٹ بچوں پر استعمال ہو رہا ہے وہ رائٹ، اگر ایران رشیا کو اسلحہ دے دے تو وہ رونگ۔ حالانکہ ابھی تک ایران نے پبلکلی اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اتنا بڑا الزام تو دیکھیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کلونیل مائنڈ سیٹ، کہ ہم دنیا کے مالک ہیں تو جو ہم چیز کہیں گے وہی صحیح ہوگی۔ دیکھیں یا تو امریکہ اور ویسٹ یہ مقدمہ بنائے نا کہ انہوں نے یوکرین کے لیے اسلحہ روک دیا ہے یا ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس جنگ میں، اور ایران اسلحہ دے رہا ہے رشیا کو جس کی وجہ سے جنگ نہیں رک پا رہی، پھر پوائنٹ لاجیکل ہے، پھر پوائنٹ سمجھ آتی ہے کہ ایرانی اسلحے کی وجہ سے جنگ نہیں رک رہی۔ اسلحے تو جو اصل میں جنگ نہیں رک رہی وہ تو تمہارے اسلحے کی وجہ سے نہیں رک رہی۔ اگر اسرائیل میں بھی دیکھیں تو اگر امریکہ نے اسلحہ نہ دیا ہوتا تو اب تک یہ جینوسائیڈ جاری نہ رہتی۔ یوکرین میں اگر آج نیٹو اپنا اسلحہ بند کر لے، امریکہ اپنا اسلحہ بند کر لے تو یوکرین تو 10 دن جنگ نہیں لڑ سکتا۔ چلو اسرائیل تو پھر بھی 20 دن لڑ لے گا، یہ یوکرین تو 10 دن نہیں لڑ سکتا۔ اور رشیا کیا ایرانی بلسٹک میزائل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے جنگ جاری رکھنی ہے؟ تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر وقت ہم یہ نہیں ڈسکس کر سکتے کہ برکس کیا کر رہی ہے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ایران، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا یہ آپس میں کوارڈینیشنز کر رہے ہیں۔ اس میں پھر ویتنام ہے، پھر براعظم افریقہ کے ممالک ہیں، اب اس میں ترکی آ گیا ہے۔ یہ تیاری پوری اس وقت پس پردہ جاری ہے کہ ہم نے ہر صورت میں گلوبل آرڈر کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے کرنسی کی تبدیلی، اس کے لیے نیا نظام، نئے بینکس، ایک نیا فائنینشل سسٹم، ملٹری ایڈز اور تیاری، اس کی پوری طرح سے پلاننگ پیچھے کی جا رہی ہے، اور وہ کنٹینیوس پلاننگ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کنٹینیوس پلاننگ ہے جو وہ کری جا رہے ہیں۔ اور برکس کی جو میٹنگ ہے اس میں آپ کو اس کا سارا مظاہرہ نظر آئے گا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایران کے خلاف اتنی بڑی چارج شیٹ بنی ہوئی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی الزام لگ رہا ہے، تو ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس گلوبل آرڈر کو بدلنے کے، اور یہی رشیا کا معاملہ ہے۔
کہ رشیا اتنی بار سیز فائر آفر کر چکا ہے، ان کو سیز فائر نہیں مل رہا، وہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے رشیا کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو رشیا کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب وہ یوکرین میں بیٹھ کر مزید رشیا کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، سینکشنز لگا رہے ہیں اور یوکرین کو مزید اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے نیٹو کے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا یوکرین قیامت تک رشیا کو ہرا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہرا سکتا۔ تو پھر اس میننگ لیس جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس میننگ لیس یہ جو جنگ ہے یہ الٹیمیٹلی ہمیں ورلڈ وار کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور ابھی لانگ رینج میزائل کی بھی بات وہاں پر چل رہی ہے۔ یوکرینین پرائم منسٹر آسک یو کے فارن سیکٹری فار لانگ رینج میزائل ٹو اسٹرائک رشین ٹیریٹری۔ یہ کیا میڈنس ہے، یہ کیا فولشنس ہے اور یہ کیا ڈرامہ ہے کہ اب یوکرین کہہ رہا ہے ہمیں لانگ رینج دو، ہم رشیا میں اٹیک کریں گے۔ اچھا پھر کیا ہو جائے گا؟ ماسکو کے اوپر اٹیک ہو گیا، پھر ماسکو فتح ہو جائے گا۔ اس کا جواب پھر کب تک پیوٹن نیوکلر کو روک کر بیٹھے گا؟ کب تک وہ صبر کر کے بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کون سی پالیسی ہے؟ دیکھیں جنگ لڑی جاتی ہے نا ایک مقصد کے تحت، یعنی رشیا لڑ رہا ہے اور یہ پرووکڈ وار وہ لڑ رہا ہے کہ ہم نے یوکرین کو نیٹو میں نہیں جانے دینا۔ یوکرین ہم سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ نیٹو میں نہیں جائے گا اور نیٹو ہم سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کرے گا، تو یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک مقصد ہے نا، ایک خاص اسٹریٹجی ہے، ایک ڈکلیئرڈ گول ہے۔ تو یوکرین کا گول کیا ہے مجھے بتائیے؟ یوکرین کا سیز فائر کی ٹیبل کے اوپر نہ بیٹھنا اور یہ کہنا کہ ویپن دو ویپن دو ویپن دو اور لانگ رینج میزائل دو اور یہ جہاز دو، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب کیا وہ روس کو ہرانا چاہتے ہیں؟ وہ روس کو ہرا سکتے ہیں؟ اچھا اب رشیا کا جواب سامنے آیا، وی ول ریسپونڈ اپروپریٹلی اف کیو از الاؤڈ ٹو یوز لانگ رینج میزائل۔ اگر یوکرین نے لانگ رینج میزائل استعمال کیے تو پھر ہم اس حساب سے جواب دیں گے۔ اور اسی طرح چائنا اور رشیا کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ چائنا رشیا ٹو کنڈکٹ جوائنٹ نیول اینڈ ایئر ڈرلز دس منتھ۔ The Northern United 2024 exercises will take place in the Sea of Japan and the Sea of اوکوستک۔ سی آف جاپان میں جناب یہ جنگی مشقیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں اور ایران نے پھر بھرپور جواب دیا ہے جو ان کے اوپر سینکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ دا یورپین ڈیسیژن از اے کنٹینیویشن آف دا پالیسی آف اکنامک ٹیررزم اگینسٹ دا ایرانین پیپل اینڈ ول انیویٹیبلی بی میٹ ود دا سیم۔ ایران نے کہا ہے ہم بھی پھر اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اس کو یورپین اکنامک ٹیررزم کا نام دیا ہے۔ We strongly condemn the decision of European countries to cancel air services agreement with Iran۔ انہوں نے کہا ہم بھی پھر اس کا سیم جواب جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔